सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। रेगुलर वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की यह महत्वपूर्ण क्लास। पहला प्रश्न है, वह सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 24, 35 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना प्राप्त होता है? 13 प्राप्त होता है। तो एक तो बेसिक मेथड है कि इन सब का एलसीएम निकालिए और आगे कैलकुलेट कीजिए। एक है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शेषफल 13 प्राप्त होता है। इनमें से 13 घटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको? वो संख्या मिलेगा जो इन नंबरों से पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अब हम ऐसा नहीं है जो इस नंबर में से 13 को पूरा पूरा घटा करके पूरा लिखेंगे, जी नहीं। हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट का वैल्यू निकाल करके उसी से जो आंसर है वो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ 3 है, 7 में से 3 गया 4, यूनिट डिजिट पे क्या आ गया 4, 3 में से 3 गया 0, 6 में से 3 गया, यहाँ पे आ गया 3, 3 में से 3 गया तो ये 0। अब यूनिट डिजिट का सहारा क्यों लिया जा रहा है? तो आप देखेंगे 15 जो है 5 और 3 का मल्टीपल है। अब 5 का मल्टीपल है और 3 का मल्टीपल है, ऐसा क्यों? तो हम क्या करते हैं, 5 की जो विभाज्यता का नियम है वो क्या कहता है, कोई भी संख्या है उसके लास्ट में अगर 0 या फिर 5 है ना, 5 या फिर 0, कोई भी संख्या है उसके लास्ट में 5 और 0 हो तो वो पूरा का पूरा संख्या जो है 5 से विभाजित होगा। अब आप देखेंगे पहला ही ऑप्शन जो है लास्ट में क्या है 4 है, तो कहने का मतलब 5 का डिविजिबल नहीं होगा। अब जब ये 5 का डिविजिबल नहीं हुआ तो क्या ये 15 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ऑप्शन ए तो हमारा ऐसे ही कट गया। अब अगला क्या है, 0 है, ये हो सकता है, इसको होल्ड करते हैं। अगला देखते हैं, लास्ट में 3 है, 5 और 0 नहीं है, तो जब ये 5 का डिविजिबल नहीं हुआ तो 15 का भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी छट गया। अब लास्ट में है 0, ये हो सकता है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 1 गया, ये हो गया 8, 0 0 1। अब ये जो संख्या निकल के आया, क्या ये संख्या 15, 24, 35 और 42 से विभाजित होगा? तो 15 से विभाजिता के लिए पहले तो हमने 5 का चेक कर लिया, लास्ट में 0 है, ये 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। क्या ये 3 से कटेगा? अब 3 की जो विभाजिता का नियम है क्या कहता है, इन संख्याओं को जोड़िए। अगर वो संख्या 3 से विभाजित होगा तो कहने का मतलब क्या है, पूरा का पूरा संख्या भी 3 से विभाजित होगा। तो 1 0 0 8, 8 1 कितना हो गया 9, 9 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। कहने का मतलब ये पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। तो 5 और 3 से विभाजित, कहने का मतलब 15 से भी विभाजित हो जाएगा। अब 24 जो है, 24 किसका मल्टीपल है, 6 और 4 का। तो 6 का तो ऐसे ही दिख रहा है 2 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 का तो हमने निकाल लिया। 2 का कैसे मल्टीपल होगा, तो लास्ट में 0 है, यानी कि इवन है ना। लास्ट में क्या है, इवन है, मतलब पूरी 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 संख्या जो है ये इवन संख्या है, तो ये 2 से विभाजित होगा। वैसे भी लास्ट में 0 है तो वो पूरा का पूरा 2 से विभाजित हो जाएगा। अब 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, लास्ट का 2 संख्या जो है ये अगर 4 का मल्टीपल है तो पूरा का पूरा संख्या भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। नेक्स्ट है 35, 35 किसका मल्टीपल है, 7 और 5 का। तो 5 का तो हमने निकाल लिया, बचा 7 का। 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, 7 एकम 7 3 10, 7 चौके 28, 7 चौके 28, यानी कि ये 7 का भी क्या है, मल्टीपल है। नेक्स्ट 42, 7 और 6, 6 का निकाल लिया, 7 का भी हमने अभी चेक कर लिया। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी ही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो आप कहिएगा ऑप्शन डी क्यों नहीं, तो देख लेते हैं इसको भी। 3 में से 3 गया 0, 7 में से गया 6, 0 0 1। अब ये संख्या जो है 5 का तो मल्टीपल है, क्या ये 3 का मल्टीपल है? तो 6 1 7, 7 में 3 से भाग दीजिएगा तो क्या ये कटेगा पूरा पूरा? नहीं कटेगा। तो यहीं से क्या हो गया, ये छट गया।
तो ऑप्शन डी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कुछ इस तरीके से डेटा दे रखा है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। वर्ष 2019 में कंपनी एम द्वारा, ये कंपनी एम है, कंपनी एम ये, और वर्ष 2019 की बात हो रही है तो 2019 में ये हो जाएगा। वर्ष 2019 में कंपनी एम द्वारा की गई बिक्री का प्रतिशत हिस्सा तीनों वर्षों में कंपनी एम की कुल बिक्री में क्या होगा। तो तीनों का यहाँ पे ये दिया हुआ है। परसेंटेज हिस्सा सिर्फ 2019 का एम का पूछा जा रहा है, तो कितना है 235 बट्टे, सबको जोड़ लीजिए 5 5 10, 1 3 1 4 4 8 8 6 14, 1 2 1 3 3 6 7 6 13, 1340 गुने 100, जीरो से जीरो कट गया और ये हो जाएगा 2 छके 12, 2 साते 14 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, गुना कर लीजिए 50 25, 2 5 3 15, 2 17, 1 5 दूनी 10, 1 11, 1175 में 67 से डिवाइड कीजिएगा तो ये तो 1 से जाएगा, क्योंकि 2 से क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 120, 117 से ज़्यादा हो जाएगा, 0 6 5 11 5, अब 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 505 से ज़्यादा वैल्यू दे देगा। तो हम 7 रखते हैं, 7 सत्ते 49, 4 7 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, और आगे डेसिमल में आएगा आंसर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ये 16 है, ये 19 है, 15 है, 17, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 17.5, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप पूरा पूरा कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अनुमानित वाला दिया हुआ है क्वेश्चन, देख लीजिए 12.998 है, तो ये कितना हो जाएगा 13 प्लस ये हो जाएगा 20 और ये 5 5 चौके 20, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 2.99 और 2.998 है, तो ये 3 गुने 3 दिए 9, 13 4 17, 17 में से 9 गया 9 8 17, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विघात समीकरण का प्रश्न है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लास्ट वाला जो नंबर होता है ना द्विघात समीकरण में, इनको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है उसको ब्रेक करने पे सेंटर वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। तो इनको इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो 7 ये क्या हो जाएगा 21। अब 21 को इस तरीके से ब्रेक कीजिए कि प्लस या माइनस जोड़ने या घटाने पे क्या हो जाए +10 आ जाए, तो ये हो जाएगा 7, ये 3, 7 21, 7 21 आ गया, और ये हो जाएगा 7 और 3 10, 7 7 21, तो ये आ गया √3m² प्लस 7m प्लस 3m। अब इसको जोड़िएगा तो प्लस का 10m और गुना कीजिएगा तो 7 21 प्लस 7√3 बराबर 0। यहाँ से m कॉमन आ जाएगा, √3m प्लस 7 प्लस √3 यहाँ से कॉमन, m प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा √3m प्लस 7 और ये हो जाएगा m प्लस वट √3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m का वैल्यू निकल के आ जाएगा -7/√3 और एक आ जाएगा -√3। तो 2 आंसर आएगा, ऑप्शन चेक कर लीजिए, -7/√3 और एक है -√3। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया गया बारंबारता बंटन किसी इलाके के 60 उपभोक्ताओं की मासिक बिजली खपत को दर्शाता है। डेटा का माध्यिका क्या है, तो यहाँ से आपको माध्यिका निकालना है। तो देख लीजिए, ये वर्ग अंतराल है और ये है क्या फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ से हमें निकालना है संचयी बारंबारता। तो देख लेते हैं संचयी बारंबारता किस तरीके से निकालते हैं। तो ये है CF और ये हो जाएगा 6 8 6 14, इन दोनों को जोड़िएगा तो हमें ये वाला रिजल्ट देगा 15 और 14, 14 दूनी 28 और 1 29, ये हो जाएगा 49, 49 और 11 60। यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ के n निकाल लेंगे। तो n बेसिकली क्या होता है, इन सबको जोड़िएगा और ये लास्ट वाला नंबर है, ठीक है ना, यही नंबर क्या है इन सबको जोड़ने के बाद मिलता है, तो ये हो जाएगा 60। अब यहाँ से क्या है, हम n/2 निकाल लेते हैं। क्यों, अभी बताते हैं आपको। n/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30।
अब माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस व्हाट, CF माइनस F इंटू H। L जो होता है, जो भी हमारा डेटा है, हमारा n/2 क्या निकल के आया है, 30 निकल के आया है। और 30 है कहाँ, 29 के बाद 49, यहीं पे 30 होगा। तो ये 49 के सामने वाला जो डेटा है, ये वर्ग अंतराल हमें पिक करना है। और इसके सामने का जो फ्रीक्वेंसी है ये, और इसके पहले का जो डाटा है ये हमारा क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। तो यहाँ से लोअर लिमिट आ गया 80, ये वाला, ये हो जाएगा 80 प्लस n/2 कितना है, 30 माइनस CF, जो हमारा डेटा हमने निकाला है उसके पहले का CF संचयी बारंबारता है वो होता है। तो ये हो जाएगा 29 अपॉन फ्रीक्वेंसी, इसके सामने का जो फ्रीक्वेंसी कितना है 20 है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू हाइट, इन दोनों का गैप कितना है, 10 का गैप है, तो 10 दूनी 20, और ये हो जाएगा 80 प्लस 30 में से 29 गया 1/2, यानी कि ये देगा 0.5। इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 80.5। तो 80.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी से संबंधित कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक चतुर्भुज के 4 कोणों का माप कुछ इस तरीके से दे रखा है, 3:5:4:6 के अनुपात में है, तो 3p + 2r का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ p, q, r और s का वैल्यू दे रखा है। आपको पता होगा चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 360 है। और यहाँ पे रेशियो में दे रखा है 5, 3 + 5 + 4 + 6, सबको जोड़िएगा तो 6 4 10 5 15 3 18। 18 का जो वैल्यू दे रखा है, 18 का जो वैल्यू दे रखा है कितना है, 360। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36, यानी कि 1 बराबर 20 डिग्री। अब 1 बराबर 20 डिग्री निकल के आ गया। यहाँ पे P और R है तो P और R का वैल्यू नहीं निकल के आ जाएगा। P का कितना है 3, तो ये हो जाएगा P बराबर 60, और R है 4, तो R बराबर हो जाएगा 20 चौके 80। अब यहाँ से 3P है तो कितना हो जाएगा, 6 या 18, यानी कि 180, और 2R है तो 8 दूनी 16, 160, 16 दूना 32 और 2 34, यानी कि 340 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग दिया हुआ है 55। यदि उनका महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त 5 और 120 है तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। देखिए यहाँ पे दो चीज़ दे रखा है, एक तो है एलसीएम कितना है 120, और एचसीएफ जो है वो क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। जब एचसीएफ 5 है तो संख्या क्या हो सकती है, संख्या होगी 5x कुछ भी मान लेते हैं, और एक होगी 5y। क्यों, क्योंकि दो संख्याएं जो भी होती हैं एलसीएम एचसीएफ में, उसमें एचसीएफ ऑलरेडी रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 55 है, इन दोनों का योग कितना है 55, तो x + y यानी कि 5 कॉमन हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या है 55 है। यहाँ से x + y का वैल्यू कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब आपने एलसीएम और एचसीएफ में क्या पढ़ा है कि P × Q = क्या होता है, एलसीएम × एचसीएफ। अब P और Q क्या है, तो P एक संख्या और Q क्या है दूसरी संख्या। तो यहाँ पे दो संख्याएं हैं, इन्हीं का सम 55 दिया हुआ है। एक संख्या क्या है 5x और दूसरी संख्या है 5y, और एलसीएम हमें क्या दिया हुआ है 120, और एचसीएफ है 5। तो यहाँ से 5 से 5 खत्म, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी कि एक्स वाई का वैल्यू हमें जो निकल के आया वो आया 24। अब तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है। ये संख्याएं हैं, इनका व्युत्क्रम क्या होगा 1/5x प्लस 1/5y। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 5xy हो जाएगा, 5x खत्म, ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा 5y खत्म, तो ये दे देगा x + y कितना है 11, 5 × xy, 5 × xy का वैल्यू क्या निकाला था 24, 11/24 × 5, 20 पंचे 100, 5 चौके 20, यानी कि ये हो जाएगा 120। 11/120 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये आई थिंक रीजनिंग का क्वेश्चन है। 6 का संबंध 150 से है, 4 का संबंध 36 से,
तो 5 का संबंध किससे होगा? तो आप देखेंगे 6 में से 1 घटाइए, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 5 का स्क्वायर इंटू जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 छके 150। सेम उसी तरीके से 4 माइनस 1 इज इक्वल टू वट, 3, 3 इंटू 3 का स्क्वायर कर दीजिए और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9, 9 चौके 36। सेम पैटर्न 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा और 5 से गुना कर दीजिए, 4 चौके 16 पंचे 80। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी रीजनिंग का ही प्रश्न है, तो कोई नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक आधे क्वेश्चन अगर रीजनिंग का आ जाता है तो उसके लिए घबराना नहीं है, क्वेश्चन को लगाइए अगर आपको पता है तो। देखिए इसमें क्या पैटर्न है, 12 और थर्ड नंबर का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़िएगा तो हमें सेंटर यानी कि मिडिल वाला नंबर मिलेगा। ये हो जाएगा 12 और 7 सते 49, 9 2 11, 1 4 1 5 1 6। सेम पैटर्न 15 प्लस 36 इसका स्क्वायर, तो 6 5 11, 3 1 4 1 5 51। अब इसमें देख लेते हैं, 20 प्लस क्या 25 जोड़ने से बीच बीच वाला नंबर आ रहा है, तो आप देखेंगे 25 प्लस 20 ये हो जाएगा 45, ये तो नहीं आया। 14, अब 14 में क्या 64 जोड़ने से 78 आ रहा है, तो 4 4 8 6 1 7, यानी कि ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक दुकानदार 2000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर क्रमिक रूप से 20% और 15% की छूट देता है। तो ये हो जाएगा 2000, इस पे क्या मिल रहा है, पहले 20% का छूट, 20 पंचे 100, 5 का चीज़ 4 में दिया जा रहा है, यानी कि 4/5 गुने क्या है 15% का डिस्काउंट, यानी कि 15/100। डबल जीरो से डबल जीरो ख़त्म, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 16 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 पंचे 80, 0 8, 16 अठे 128, 128 और 2 30, 136, यानी कि 1360 क्या हो जाएगा, उसने उस वस्तु को एक वस्तु को कितने में बेचा है, 1360 में। नेक्स्ट, 1 वर्ष पूर्व कृष्णा की आयु उसकी पुत्री कविता से 4 गुनी अधिक थी। 6 वर्ष बाद कृष्णा की आयु उसकी पुत्री की आयु से 12 वर्ष अधिक होगी। कृष्णा और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? तो ये वर्तमान आयु का स्केल है। यहाँ से 1 वर्ष पहले क्या बोला जा रहा है, कृष्णा, ये है कृष्णा और ये है कविता। क्लियर? तो कृष्णा की आयु उसकी पुत्री कविता से 4 गुनी अधिक है, यानी कि ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, 4:1 का रेशियो है। 6 वर्ष बाद, ये तो 1 वर्ष का हो गया, यहाँ से 6 वर्ष बाद जो है, 6 वर्ष बाद कृष्णा की आयु उसकी पुत्री से 12 वर्ष अधिक है। ठीक है, यहाँ से 6 वर्ष बाद क्या होता है, ये ईयर में है और ये ईयर 1 वर्ष का दिया हुआ है, तो इनके बीच का जो गैप है वो 12 वर्ष का है। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ जो गैप है, कितना का गैप है, 3 का गैप, और यहाँ जो गैप है ये 12 वर्ष का गैप है। एक चीज़ समझिए, आज इन दोनों के बीच का गैप 3 है, या मान लीजिए साल में अगर 5 साल रहेगा, जैसे मान के चलिए ये 30 साल की है और ये अगर 10 साल की है, आज अगर गैप 20 साल का है तो 10 साल भी क्या होगा, 20 साल का ही गैप होगा। जैसे मान लीजिए 30 साल है, इसमें 10 साल ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 40, और इसमें अगर 10 साल ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 20। अब गैप कितना है, 20। आगे भी 50 साल मान के चलिए ऐड करते हैं, तो 40 50 90, और इसमें 50 ऐड करते हैं, 50 20 70, तो भी गैप कितना रहेगा, गैप तो सेम ही रहेगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो रेशियो में दे रखा है 4:1, यहाँ पे गैप कितना है, 3, और
1 साल प्लस 6 साल यानी कि 7 साल बाद जो गैप है वो कितना है 12 साल। तो ये गैप 3 के बराबर में है, तो 3 बराबर 12, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 चौके 16 और ये हो जाएगा 4 एकम 4। अब इन दोनों का आ गया साल में एज आ गया, ठीक है। अब वर्तमान एज कितना है, ये क्या पूछा जा रहा है, कृष्णा और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात। तो 16 एक ये हो जाएगा 17 और ये कितना है 4, 4 में 1 साल ऐड कीजिएगा तो कितना साल हो जाएगा 5, यानी कि 17:5 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, 18 मीटर भुजा वाला एक घन दूध से पूरी तरह भरा हुआ है। तो एक घन ले लेते हैं, ये घन है इस तरीके से। अठारह मीटर भुजा वाला एक घन है, बेसिकली ये घन ही है, समझ लीजिए इसको इस तरीके से। भले ही आपको दिख रहा हो घनाभ, कोई नहीं, इसको फिर से एक बार बना लेते हैं। अब शायद ये घनाभ दिख रहा, घन दिख रहा हो। तो 18 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन दूध से पूरी तरह भरा हुआ है, यानी कि इसका जो आयतन है वो कितना है। तो आयतन निकल के आ जाएगा 18 का होल क्यूब इज इक्वल टू दूध को 27 मीटर लंबाई 7 मीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ में, यानी कि इसमें जो भी वॉल्यूम दिया हुआ है इसका, इसको क्या किया जाता है, इस घनाभ के आकार वाले बॉक्स में डाल दिया जाता है। तो जिसका कि 27 मीटर लंबाई है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 27 मीटर, और इसकी जो ऊंचाई है कितना है 7 मीटर है। तो घनाभ का पूछा जा रहा है चौड़ाई, दोनों का वॉल्यूम क्या है बराबर है, ये हो जाएगा 18 का क्यूब और ये हो जाएगा LBH, यानी कि ये लंबाई है 27, बी हमें निकालना है, एच दिया हुआ है। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, 18 को इस तरीके से लिख लीजिए 3 बार, 18 गुने 18 गुने 18 बराबर 27 गुने 7 गुने बी, यही हमें निकालना है। तो 3 से कट रहा है, 3 9 27, 3 छके 18, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, है ना, और 6 दूना 12, 12 अठे 12 अठे 96, 9 12 कम 12, 12 6 18, 186 बट्टे 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी 14, क्या आ रहा है 18 गुने 18 27 गुने 7, बी निकालना है ना। तो 3 9 में 27, 3 छक 18, 9 दूनी 18, ये दूनी 12, 18 12 18, 12 अठे 96, 9 12 कम 12, 12 8 20 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 216। 216 अपॉन में क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 ये 21 और 0 और 7 8 56, आगे भी डेसिमल में कंटिन्यू होगा, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से ये है ए क्यू, यानी कि घन का आयतन, और बराबर क्या है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है LBH। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से, ये बेलन का आयतन है और ये कर्व सरफेस एरिया है और ये टोटल सरफेस एरिया और ये वॉल्यूम दिया हुआ है। ये राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर का है ना,
खोखला बेलन जो होता है उसका दिया हुआ है फॉर्मूला, यहाँ पे कोन का फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी कि बाल्टी का फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे स्फीयर यानी कि गोला का फॉर्मूला दिया हुआ है। ये इस तरीके से वॉल्यूम है, और ये टोटल सरफेस एरिया, और ये हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला है ना। आयतन दिया हुआ है यहाँ पे। हेमी स्फीयर, इसका दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी संख्या का 5/4, क्या बोला जा रहा है? किसी संख्या का 5/4 यानी कि 5/4 उस संख्या के 3/4 भाग से 6 अधिक है। तो बेसिकली 5/4 है, 3/4 है। 4 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4। तो हम वो संख्या ही मान लेते हैं। क्या संख्या रहा होगा? 4 रहा होगा। इसका क्या है? 5/4 और उसी संख्या के 3/4 से 6 अधिक है, यानी कि इन दोनों का जो गैप है वो कितना है? 6 है। यानी कि 5 में से 3 गया 2, 2 बराबर 6, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3। अब वो बोला जा रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या हमने क्या माना था? 4 माना था। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 ये क्या हो जाएगा? 12। यानी कि वो संख्या जो होगी ऑप्शन बी 12 होगी। पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेज है। ये ए है, ये बी है। ए बी से 3 गुना तेज है, तो 3:1 हो जाएगा। दोनों पाइप मिलकर एक टैंक को 36 मिनट में भरते हैं। दोनों का जो टाइमिंग है कितना है? 36 मिनट। ठीक है। पाइप ए अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा? सबसे पहले यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36 जो समय लग रहा है, और इन दोनों का एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3 1 4। काम किससे कराना है? ए से। ए का एफिशिएंसी कितना है? 3, तो इसकी एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 चौक कितना हो जाएगा? 48 मिनट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है 10 वर्ष पूर्व एक पुत्र, है ना, एक पुत्र अपने पिता की आयु का क्या है? 1/8 है, 8वां था। 10 वर्ष पूर्व है ना, तो एक पुत्र अपने पिता का 1/8। पुत्र अगर 1 है तो पिता कितना है? 8 है। ये हो जाएगा फादर, ये हो जाएगा सन। फादर कितना है? 8, तो पुत्र कितना है? 1। ये 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। ये मान लीजिए वर्तमान का स्केल है, और यहाँ से ये 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। अब वह अपने पिता की वर्तमान आयु का 9/37वां वर्ष है ना। अब जो है पुत्र जो है पिता की आयु का 9/37वां वर्ष है, यानी कि पुत्र अगर 9 है तो पिता कितना है? 37 है। ये हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा 9। क्लियर? पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे इसका जो गैप है, गैप कितना है? 7 का गैप है, और इसमें कितना का गैप है? 17 में से 9 8 17, और ये हो जाएगा 2। यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ 7 का गैप है और यहाँ 28 का गैप है। तो हमको गैप क्या करना होगा? बराबर करना होगा। तो 7 बराबर 28, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4। 7 बराबर 28, तो 1 बराबर 4। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 चौक ये हो जाएगा 32, और 4 एकम 4। अब रेशियो, अब इनका जो गैप हो गया वो कितना हो जाएगा? बराबर हो गया। यानी कि ये भी 28, ये भी 28, इन दोनों का गैप बराबर हमने कर लिया। अब ये 32 है और ये 37 है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 5 का गैप है। और साल में कितना का गैप है? 10 का गैप है। तो 5 बराबर 10, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 32 दूना 64 वर्ष, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 वर्ष। पूछा क्या जा रहा है? पिता की वर्तमान आयु। 64 में अगर 10 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 74। 74 वर्ष क्या हो जाएगा? उसके पिता की आयु। बेटे का पूछा नहीं जा रहा है,
तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेटे का पूछा जाता तो वर्तमान आयु कितना है, तो 8 में यहाँ पे 32 दूनी 64 हो गया और 4 दूनी 8 है, तो 8 में कितना जोड़ते, 10 साल जोड़ देते, तो 10 8 18 साल हो जाता। बट यहाँ पे पिता का पूछा गया, 64 में 10 ऐड करेंगे तो 74 साल। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 + 21 का मान कितना है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एपी में क्वेश्चन है। एपी में क्या है क्वेश्चन, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एपी में, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 ओपन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू वट डी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, n पहले निकालते हैं। तो n निकालने का फॉर्मूला क्या है, n = a + n-, एक्चुअली में ये nth टर्म है, ये n नहीं होगा, ये nth टर्म मतलब लास्ट वाला जो ये है ना, ये होगा 21 बराबर ये हो जाएगा a + n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे 21 है और a कितना है, a फर्स्ट वाला टर्म है ये, और प्लस यहाँ से हमें n मिलेगा और d इन सब का जो डिफरेंस है वो, तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, यानी कि 2 2 का गैप है, तो ये हो जाएगा 2। अब 21 में से 1 घटेगा तो 20 और यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और एक इधर आकर के जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा n, यानी n का वैल्यू जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 11। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 11/2 और 2 इंटू a, 2 एकम 2 प्लस n-1, n कितना निकला है 11, 11 - 1 यानी कि 10, 10 गुने इनका जो डिफरेंस है ये हो जाएगा 2, 11/2, 10 दूना 20, 2 22, 2 11, 11 गुने 11 क्या हो जाएगा 121, तो 121 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर, आप एक तो ये मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक और है मेथड, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, एक तो आप देखेंगे ये ऑड नंबर में है, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, ये ऑड फॉर्मेट में बढ़ रहा है ना। तो ऑड संख्याएं और 21 तक है, तो टोटल जो टर्म है इसमें कितना है, 21 है। यहाँ पर 21, पहले तो यहाँ पे क्या लास्ट में कितना दिया हुआ है 21, तो यहाँ से हम पहले टर्म निकाल लेते हैं, टोटल एंड टर्म कितने हैं यहाँ पे, 2 n-1 = 21, n का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा, 2n = 21 एक 22, n बराबर क्या हो जाएगा 11। अब क्या है ना, ऑड संख्याएं जो भी होती हैं कंटिन्यू में, जो भी ऑड संख्याएं होती हैं कंटिन्यू में बढ़ रही होती हैं, तो क्या होता है, ऑड संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है n², यानी कि 11 का होल स्क्वायर 121। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, अदरवाइज यहाँ पे एपी थोड़ा लेंदी है, बट कोई नहीं, आपको पता होना चाहिए। एपी क्या है ना, हर टाइप के क्वेश्चन में आपको लग जाएगा, बट ये जो नेक्स्ट वाला जो अभी फॉर्मूला लगाया था, ये सिर्फ ऑड जो विषम संख्याएं होती है सिर्फ उसी में लग सकती हैं। और यहाँ पे कुछ देखेंगे फॉर्मूला दिया हुआ है, सम स्पेशल सीरीज, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या दिया हुआ है, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n, यानी n तक की जो संख्याएं होती है उनका जो सम निकालना होता है, उसका फॉर्मूला है n × n + 1/2, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, यानी कि इनका जो सम निकालिएगा तो वो होता है n²,
पहले n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर, जो कि अभी क्वेश्चन में इस्तेमाल किया गया था, सेकंड मेथड जो बताया गया। पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 6। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पहले n विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ये कम पूछा जाता है बट याद रख सकते हैं। पहले n सम संख्याओं के वर्गों का योग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2n n प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 3। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 का पूरे का होल स्क्वायर, है ना। n विषम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का ये उतना नहीं पूछा जाता है बट आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। ये कुछ इस तरीके से डेटा दे रखा है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, देख लेते हैं। वर्ष 2017 यहाँ पे दिया हुआ है। वर्ष 2017 में स्थान जे और एम में प्रवेश पाने वाले लड़कों की कुल संख्या। 2017 में जे में लड़के और एम में लड़के, ये 10, तो 10 और 18 लड़कों की कुल संख्या निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थान एम, यहाँ पे एम दिया हुआ है, किस वर्ष स्थान एम में प्रवेश करने वाले लड़कियों की कुल संख्या के बराबर है। तो लड़की 9, 7, 6, 4, 11, 12, 18 यानी कि 2021। 2021, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2021 हो जाएगा। 18 और इन दोनों के सम का योग 18 और बराबर 18 के। अगला प्रश्न है, यदि ए त्रिभुज ABC का एक न्यून कोण है तो cos A माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन में cos A प्लस साइन ए माइनस वन किसके बराबर है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है त्रिभुज ABC का न्यून कोण। तो न्यून कोण कहने का मतलब क्या है, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री। और 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री के बाद क्या आता है, 30 डिग्री। तो हम वैल्यू पुट करके हम क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद ऑप्शन में वैल्यू पुट करेंगे और देख लेंगे कौन सा ऑप्शन इसके बराबर में है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे cos A है तो हमने क्या किया है, थीटा का वैल्यू यानी कि A का वैल्यू क्या मान लिया है, 30 डिग्री। सबसे पहले 30 माना है, फिर आगे देखेंगे अगर दो ऑप्शन का वैल्यू अगर बराबर आ जाएगा तो हमें क्या करना होगा, फिर 45 लेके चेक करना होगा। तो देखते हैं cos A यानी कि cos 30 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, √3/2, क्योंकि sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, माइनस sin 30 1/2 प्लस 1 अपॉन में क्या है, cos फिर से 30 यानी कि √3/2 प्लस 1/2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2√3 माइनस 1, है ना, प्लस में क्या आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2√3 प्लस 1, अब माइनस में क्या हो जाएगा 2, ये 2 तो ख़त्म हो जाएगा, √3 माइनस का 1 प्लस का 1, 2 में से एक गया 1, और ये हो जाएगा √3, 2 में से एक गया माइनस का 1, तो हमें ये मिलेगा। इसको आप रैशनलाइज कर दीजिए, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 या प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2√3, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 में से एक गया 2, यानी कि ये आ जाएगा 4 प्लस 2√3 बटे में 2 बटे में 2 अलग अलग कर लीजिए, 2 प्लस वट √3। अब ऑप्शन में ए का वैल्यू 30 डिग्री रखने पे जो भी ऑप्शन 2 प्लस √3 के बराबर में आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे रख के देखते हैं, cos 30 √3 अपॉन वट 2 प्लस cosec 30 sin 30 1/2, cosec 30 क्या हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस √3 अपॉन 2, तो क्या इसके बराबर है क्या, 2 प्लस √3 के, 2 प्लस √3 के बराबर में 4 प्लस √3 अपॉन 2
नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कॉट ए, कॉट 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए टेन 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, और कॉट 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अब प्लस कॉसेक ए, यानी कि साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो कॉसेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, यानी कि 2 + √3, 2 + √3, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे भी चेक कर लेते हैं। टेन 30 1/√3, कॉस 30 √3/2, तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है जो ये नहीं होगा। कॉट ए, यानी कि कॉट 30 क्या हो जाएगा? 1/√3 है तो इसका हो जाएगा √3, और प्लस सेक 30 कॉस 30 √3/2, यानी कि हो जाएगा 2/√3। 3 + 2 यानी कि 5/, क्या हो जाएगा? √3, तो ये भी नहीं होगा। कहने का मतलब जब हमने ए का वैल्यू या यहाँ पे अगर थीटा होता तो थीटा का वैल्यू अगर हमने 30 डिग्री रखा तो हमारा आंसर ये आया, और ऑप्शन में रखने पे हमारा एक ही ऑप्शन में सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्या में प्रत्येक विषम में एक जोड़ना है और प्रत्येक सम में से एक घटाना है। सम में से एक घटाना है, विषम में एक जोड़ना है, तो घटा लीजिए। 8 में से 1 गया 7, 6 में से 1 गया 5, 5 1 6, 4 में से 1 गया 3, 7 1 8, है ना, और 2 में से 1 गया 1, 3 1 4, 1 में से 1 गया 0। अब क्या है, तो इस प्रकार, अच्छा यहाँ पे विषम है ना, विषम में तो एक जोड़ना है ना, तो 1 1 2, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, दाएं से तीसरे के बीच का जो अंतर है वो कितना है? तो 6 में से 1 गया तो कितना बचा है? 5, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समांतर रेखाओं के एक युग्म को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एंगल 1 और एंगल 2 तिर्यक रेखा के एक ही और अंतः कोणों का एक युग्म बनाते हैं। यदि एम एंगल 1 = 35, तो एंगल 2 का माप क्या है? देखिए बेसिकली क्या है, ये बोला जा रहा है दो समांतर रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा इस तरीके से काट रही है। अब इस तरीके से प्रतिच्छेद करती है कि एंगल 1 और एंगल 2 तिर्यक रेखा के एक ही और अंतः कोणों का युग्म बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों क्या होते हैं? 1 और 2। मान लीजिए ये 1 है और ये हो जाएगा 2। तिर्यक रेखा के एक ही और अंतः कोणों का युग्म बनाते हैं। 1 बराबर कितना है? 35। ये जो दिया हुआ है ये कितना है? 35 दिया हुआ है, तो 2 पूछा जा रहा है, 2 कितना होगा? तो इनका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? 180 के। 180 में एक 35 है तो दूसरा क्या होगा? इसमें से 35 घटा दीजिए, तो 10 में से 5 गया, ये होगा, ये आ जाएगा 5, और 7 में से 4 3 7, 145। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी कि 145। अगला, नेक्स्ट, ये एकांतर कोण का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब जो जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे समझा देते हैं आपको। एक्चुअली में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए दो लाइन है इस तरीके से ऑल्टरनेट एंगल का। इसमें क्या होता है ना, ये वाला एंगल जो है इसके बराबर में होता है, समझ लीजिएगा अच्छे से, आप पढ़ के देखिएगा और इस पर अप्लाई कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये एंगल इसके बराबर होता है एकांतर कोण में, और ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, ये एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। हो गया। उसके बाद ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर होता है और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। और शीर्षाभिमुख कोण यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। अब क्या है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है? 180।
ये और ये इनका जो सम होता है वो 180 होता है। और इन दोनों का तो आपको पता है, एक लाइन पे जब आ, इस तरीके से लाइन हो तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो जो भी यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है उनके कहने का मतलब यही था। एकांत प्रकोण को मैंने समझा दिया अच्छे से। अदरवाइज जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे वैसे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। यदि किसी डेटा का माध्य इतना दिया हुआ है, बहुलक इतना दिया हुआ है, तो अनुभवजन्य शून्य सूत्र का प्रयोग करके माध्यिका निकालना है। तो अभी इससे पहले वाले सेट में इसी पे क्वेश्चंस आई थिंक पूछा गया था, और इसी सेट में अभी फॉर्मूला मैंने बताया था। देखिए जैसे यहाँ पे होगा, मोड का जो वैल्यू था 3m-2a, यानी कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब इसको अच्छे तरीके से ध्यान से इसको रट जाइए, क्योंकि यहाँ से रेलवे में काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा गया है माध्य, माध्यिका और बहुलक का जो रिलेशन है उस पे बेस्ड। तो यहाँ पे देख लीजिए, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। बिल्कुल अच्छे से रट जाइए। माध्य बराबर क्या होता है, ये होता है, और बहुलक, माध्यिका और माध्यिका जब रिलेशन हो तो ये फॉर्मूला लगाना होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो निकालना क्या है, माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालना है और बहुलक बराबर होता क्या है, तो बहुलक दे रखा है यहाँ पे 23 बराबर होता है 3 गुने माध्यिका, यानी कि m-2 गुने माध्य। 2 को 65 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 130। 130 इसमें जुड़ जाएगा, 130 20 50 153, और ये 3 से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, 3 5 15, 3 एकम 3। माध्यिका का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 51। अगला है सरलीकृत, सरल करना है। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से अलजेब्रा का प्रश्न है, a माइनस बी, इस तरीके से a-3b-2c। तो सब में एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, और वो ये पैटर्न है कि a प्लस बी प्लस सी का सीधा सीधा क्या है, फॉर्मूला एक्सपेंड करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन आसान है। तो a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वट 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर आपको ये पता है तो आप इसको ओपन कर लीजिए। अब पहले ऑप्शन से चलते हैं। तो पहला क्या है हमारा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर है। दूसरा क्या है, बी स्क्वायर। तो ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो -3 का 3 3 9 बी स्क्वायर, ठीक है ये भी सही है। तीसरा 2c स्क्वायर, तो यही दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2c का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4c स्क्वायर। तो ऑप्शन ए तो हमारा यहीं पे कट गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर 3 3 9 स्क्वायर और सी स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये माइनस है, ये प्लस में क्यों है। तो ऑब्वियस सी बात है, माइनस की कोई भी वैल्यू जो दी होती है उसको स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, पॉजिटिव यानी कि प्लस होता है। तो वही चीज़ दिया हुआ है। तो हमने निकाल लिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकाल लिया। अब प्लस में क्या है, ए बी। प्लस में यहाँ पे क्या है, 2ab। तो प्लस में 2ab की जगह पे आप देखेंगे ये है हमारा a और यहाँ पे b। तो 2 गुने 3 3 दूनी 6, 6ab, 6ab, और यहाँ पे माइनस भी है तो माइनस का क्या हो जाएगा, 6ab, जो कि सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ठीक है, नेक्स्ट है प्लस का 2bc। अब 2bc है, यहाँ देखेंगे ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 2bc 3 दूनी 6, 6bc, तो क्या 6bc है प्लस का, 6bc दिख रहा है, ये भी मतलब फुलफिल कर गया। तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। नेक्स्ट प्लस का 2ca। अब देखिएगा यहाँ पे माइनस का c और प्लस का a है, तो प्लस माइनस माइनस का वैल्यू देगा। पहले तो साइन चेक कर लीजिए, उसके बाद 2ca यानी कि 2ac या 2ca, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, तीनों सेटिस्फाइड कर गया और ये पूरा का पूरा सेटिस्फाइड कर गया। कहने का मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा। बाई ऑप्शन ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगला है 2/3 प्लस 1/what, 5 एकम 5 4, 9/5, तो 5 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, -5/6, और इसका एलसीएम लीजिए, 9 3 3 3 दूनी 6 प्लस 5 माइनस, अच्छा एलसीएम जो है इसका क्या आ जाएगा, 9 9 दूनी 18 आ जाएगा, 3 6 दूनी 12 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 3 6 5 दिया 15, 12 10 22, 22 में से 15 गया, 15 5 2 7/18, 7/18 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 4πr², 4 इंटू गोला है ना, तो 22/7 इंटू r², 4πr², 4/7, आर कितना है 7, तो ये 7 गुने 7, 7 से 7 खत्म, और ये हो जाएगा 7 दूनी 7 चौके 28, ये कहिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 7 56, 5 8 7 56, 4 60 1 61, 616, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सीधा सीधा फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था, एक्स वाई का वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर इसमें पुट कीजिए, आंसर निकालिए, 7 7 49 प्लस 3 3 9, 49 माइनस 9, 49 1 50, और ये हो जाएगा 49 1 50, 50 60 58/40, 2 दूनी 4, 2 9 में 18, 2 दूनी 4, यानी कि 29/20 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित किया और इतना का छूट दिया। एक मान लीजिए कोई सामान है, यहाँ से वो क्या करता है, इससे 126% अधिक अंकित करता है, तो ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा एमपी। एमपी 126 अंकित करता है और इस पर भी 13% का छूट देता है, यानी कि 87/100। तो इसको गुना कर लीजिए, 126 और 87 को, 126 87 को गुना कीजिएगा तो 8 7 छक 42, 4 12 7 84, 4 88, 8 छक 48, 4 12 96, 4 कितना हो जाएगा 100, 2 8 8 16, 8 1 9 0 1, यानी कि 100 से डिवाइड करना है तो 109.62। अब सी पी 100 है, एम पी कितना आ गया, यानी कि एम पी पे 13% का छूट देने के बाद एस पी जो निकल गया है 109.62 आ गया, तो उसका लाभ परसेंट तो सीधा सीधा दिख रहा है, 100 की चीज़ 109.62, 9.62 क्या हो जाएगा इसका परसेंटेज प्रॉफिट। अगला प्रश्न है, यदि एक द्विघात समीकरण का एक मूल जो है अल्फा और उसी समीकरण के दूसरे मूल का आधा है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि एक द्विघात समीकरण का एक मूल क्या है, अल्फा उसी समीकरण के दूसरे मूल का आधा है, यानी कि ये क्या है, अल्फा दूसरे क्या है आधा है, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा 2 अल्फा। क्लियर, एक मूल यानी कि ये जो अल्फा है दूसरे का 1/2 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 गुने अल्फा, यानी कि 2 अल्फा। अब बुलाया रहा है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 3 अल्फा, और अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा 2 एकम 2 अल्फा स्क्वायर, बस कुछ नहीं है, यहाँ पर मैं क्या है समीकरण में रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 3 अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा एक्स प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण का सीधा सीधा प्रश्न था। समान लंबाई की दो ट्रेनें
समान दिशा में इतना मीटर प्रति सेकंड और इतना मीटर प्रति सेकंड की गति से समांतर पटरियों पर चल रही है। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 26 सेकंड में पार कर देगी। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, मान लीजिए ट्रेन की लंबाई x होगी, 2 ट्रेन है तो ये हो जाएगा 2x। समान लंबाई की 2 ट्रेनें समान दिशा में जा रही है तो घट जाएगा, 56 माइनस 46 यानी कि 10। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 मीटर पर सेकंड है ना, मीटर में है, सेकंड में दिया हुआ है। तो 26 पंचे 6 पंचे 30, 5 दूना 10, 10 3 13, यानी कि प्रत्येक ट्रेन की जो लंबाई होगी 130 मीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त हुई। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री इतनी रुपए है, तो 2 वर्ष पहले कितनी होगी? तो 12% कहने का मतलब 4 थी, 12 4 25 चौके 100। तो 25 का चीज अब 25 से बढ़ करके कितना हो गया? 28, फिर 15%, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, यानी कि 20 से कितना हो जाता है? 23 हो जाता है। अब 25 दूनी 50 और 28 और 23 को गुना कीजिएगा तो 8 तरीक ये हो जाएगा 24। यार इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि 28 और 23 को गुना करने के बाद हमारा जो 2 वर्ष के बाद का जो वृद्धि है वो कितना है? 128800 के बराबर है। तो अगर 28 गुने 3 बराबर 1288 के बराबर है, तो हमें निकालना है 2 वर्ष पहले का, यानी कि 500 बराबर किसके होगा? तो यहाँ से देखेंगे 28, 7 एकम 7, 5 12, तो 7 से कट जाएगा, 7 चौके 28, 7 एकम 7 है ना, 5 7 8 56, 7 8 56, 2 7 चौके 28, 0 0। अब ये 4 से देखिए, 4 से कट जाएगा पूरा पूरा, 4 25 चौके 100 गुणे में यहाँ पे क्या है, नहीं 25 चौके 100 और 23 से कट जाएगा, 23 20 20 120, 20 अट्ठे 20 9, 8 तरीक 24, ये 8 से कट जाएगा, 8 तरीक 24, 2 8 दूनी 16, 2 18, यानी कि ये हो जाएगा 8 गुने 25, 25 अट्ठे 200, यानी कि ये 200 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो एक बराबर आ गया यहाँ पे 200। 500 के बारे में पूछा जा रहा है, 1 बराबर 200, तो 500 बराबर 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 दूनी 10, 4 जीरो, यानी कि कितना हो जाएगा? 1 पे 5 जीरो। क्लियर? इसके बराबर में इसको किया तो 1 बराबर कितना आ गया? 200 के बराबर में आ गया। तो 500 बराबर 500 गुने 200। नेक्स्ट है 10 83 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसे किस सबसे छोटी पूर्ण संख्या से गुना करना होगा? तो पूर्ण वर्ग बनाना है, तो वर्ग बनाने का जो कंडीशन है पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था, क्या था? 0 का स्क्वायर कीजिएगा, जैसे मान लीजिए 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में कितना होना चाहिए? डबल 0 होना चाहिए। 1 का जो स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर लास्ट में 6, 5 का स्क्वायर 5, 6 का स्क्वायर 6 आ जाएगा, है ना, 7 का स्क्वायर 9 और 8 का 4 और 9 का 1, फिर 10 का तो 0 आ जाएगा। कहने का मतलब यूनिट डिजिट पे अगर 1 4 9 6 5 है, तो कहने का मतलब कोई भी संख्या का क्या है? वर्ग निकला हुआ है ना, किसी भी संख्या का वर्ग है। अगर 1 4 9 6 5 छोड़ करके कोई और संख्या है, तो कहने का मतलब वो क्या है? कोई किसी भी संख्या का वर्ग हो ही नहीं सकता है। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए 1083 को एक पूर्ण वर्ग बनाना है, तो उसे किस सबसे छोटी पूर्ण संख्या से गुना करना होगा? अब यहाँ पे छोटी संख्या मान लीजिए 2 ही ले लेते हैं, तो 3 दूनी क्या है? 6। तो ये देखिए 10 83
इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि लास्ट में 6 आने पे क्या है, किसी संख्या का वर्ग हो रहा है। तो अब चेक कर लीजिए क्या ये वर्ग है। तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 1 2 एकम 2। क्या ये 21 66 किसी का वर्ग है? तो इसे चेक करने का क्या तरीका है? तो एक तो ये है जो लास्ट में 4 आएगा, और या तो क्या आएगा, 4 चौके 16 और 6 एक 36, या तो यूनिट डिजिट पे 4 होगा या तो 6 होगा। और इसका क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 5 25, यानी कि 4 4। तो क्या ये आपको दिख रहा है 44 का स्क्वायर है कि 46 का स्क्वायर है? या तो 44 का स्क्वायर होगा या तो 46 का स्क्वायर होगा। देख लीजिए, 44 44, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 दूना 32, 2। तो यहीं से दिख रहा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो ये तो होगा नहीं। फिर 4 से गुना कीजिएगा, 4 तिये 12, यूनिट डिजिट पे 2 है क्या? किसी का भी 2 नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अब 3 गुने 1, 3 एकम 3, कहीं पे 3 है, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है, बस सीधे सीधे क्या करेंगे, ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि न्यूनतम कोई नहीं, हम यहाँ से बढ़ सकते थे, 2 के बाद 3 ले लेते, क्योंकि न्यूनतम बोला गया है ना। किस सबसे छोटी पूर्ण संख्या से वर्ग मतलब गुणा करना है, तो हमने इसलिए 2 पिक किया था। उसके बाद हम 3 चेक करते, तो 3 चेक करते तो फिर वही चीज़ था, 3 से इसको मल्टीप्लाई करके फिर हम क्या करते, कौन सा नंबर ऐसा है जिसका ये स्क्वायर है वो निकालते। फिर उसके बाद 11, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप खुद समझिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यूनिट डिजिट पे 3, और कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसका यूनिट डिजिट 3 आने पे कोई संख्या का वर्ग हो, है ना। जब भी वर्ग होगा तो 1 का स्क्वायर लास्ट में 1 आएगा, लास्ट में 4 9 6 और 5, यही ऐसी संख्याएं हैं जिसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, जो संख्या होगा उसका किसी न किसी संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दो बैंक ए और बी क्रमशः 4.5% और 5.5% प्रति वर्ष की दर से ऋण देते हैं। रमेश ने प्रत्येक बैंक से इतने रुपए का उधार लिया। 2 वर्ष बाद रमेश द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज की राशि में धनात्मक अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर ज्ञात कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा ये मूलधन, है ना। और क्योंकि धनात्मक अंतर निकालना है तो दोनों का टाइमिंग 2 है, तो ये हो जाएगा 2। रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, 4.5 5.5, दोनों को घटाइएगा तो 1 का डिफरेंस है, अपॉन में 100। क्लियर। तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 2 दूनी 4 पे 3 जीरो, यानी कि 4,000 रुपये का क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। अगला प्रश्न, यदि संख्या इतना में प्रत्येक सम में 1 जोड़ा जाए और विषम में 1 घटाया जाए, यानी कि 4 1 5, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 4 1 5, 3 में से 1 गया 2, 2 1 3 और 4 1 5, 6 1 7। तो बाएं से चौथा और दाएं से चौथा दोनों का सम जो है, योग है, कितना है, 10। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि आरआरबी ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण थे, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। जैसा कि आपको पता है 17 तारीख से एग्जामिनेशन होने वाला है, बट जिस तरीके से आपको पता है मैट्रिक 10th लेवल यानी कि 10th और आईटीआई पे जो केस वगैरह का जो चल रहा है, उसका भी कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। बट ठीक है, रिजल्ट जो भी आए, आप अपनी तैयारी को ध्यान में रखते हुए, न्यूज़ तो है ही, न्यूज़ को तो आपको देखना ही है, उसी के बिहाफ पे प्रिपरेशन को आप और अच्छे से पुश कर पाएंगे। बट क्या करना है, डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस लगाते रहना है, प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। और ख़ास करके प्रीवियस ईयर के मैथ के, रीजनिंग के और जीके के जो क्वेश्चंस हैं, उनको तो आपको डेली बेसिस पे लगाना है। और करंट अफेयर के क्वेश्चन है तो लास्ट के 6 महीने 1 साल के जो करंट अफेयर है उनको आप देखते रहिए, तो निश्चित तौर पे सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।